कैटेगरी का खाना, समझे। और उस ड्यूरेशन में हम जितना ज़्यादा एनर्जेटिक फील किए थे, हम 42 किलोमीटर 50 किलोमीटर चले हैं इस समय, एक दिन में, सिंगल डे में। 50,000 स्टेप्स का टारगेट था, मतलब हम एक दिन मतलब मेरे को चलने का शौक़ है, तो हम 50,000 स्टेप्स एक दिन मेरे को चलना था। पहला दिन 50,000 स्टेप्स हम एक दिन नहीं, हम 4-5 दिन इस ड्यूरेशन में चले हैं वो, और इस खाने के साथ वेट लूज़ करते हुए, और हमको बिल्कुल थकान नहीं होता था। तो आप कैसा खाना खा रहे हैं, आपका किस तरह का फिज़िकल स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है दिमाग को, एनर्जी और बाकी सारा चीज़। तो इसीलिए खाना को बैलेंस करना ज़रूरी है, कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाँ चलिए, अब हम लोग आते हैं। ये चालू होता है, ये क्या चालू कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कब ऑन, इसका काम क्या है? बस हम डाल ले, बस मेरा इतना ही पर्पस है ना। तो ये ऑन ऑफ है, तो ऑफ है तो कैसे ये काम कर रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अर्थव्यवस्था पे आते हैं। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था, ये सेपरेट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था, और जितना आपको हम बताए अपना रूटीन, अगर हम उतना अगर फॉलो कर लिए, जो ये बता रहे थे, तो मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है। बोलेगा आप लोग गाली दीजिएगा मेरे को, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है। टारगेट का बात कर रहे हैं, और अगर जितना जिस हिसाब से अगर वो मेहनत अभी एक आध महीना अगर चल गया, तो मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अनअचीवेबल है, अचीवेबल है। चलिए, ये जो समाज था ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, पहला पॉइंट लिखिए, पेस्टोरल समाज था। पेस्टोरल समाज, पेस्टोरल समाज मतलब जो गाय और मतलब जो जानवर के ऊपर चलता है। तो हम लिखवा दे रहे हैं, पेस्टोरल समाज को पशुधन पर केंद्रित समाज, पशुधन पर केंद्रित समाज था, पशुधन पर केंद्रित समाज था, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज जो था वो पशुधन पर केंद्रित समाज था। यह समाज खेती के मुकाबले पशुधन पर ज़्यादा निर्भर करती थी। खेती कम इम्पोर्टेंट था, पशुधन ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यह समाज खेती के मुकाबले पशुधन पर ज़्यादा निर्भर थी। खेती के मुकाबले, देखिए आप खेती से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं कि पशुधन से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो खेती कम इम्पोर्टेंट था। वो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं ना है, सेंटेंस तो समझ में आ रहा है ना। के मुकाबले, मुकाबले का बात हो रहा है, खेती नहीं करते था थोड़े था।
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। खेती बस अपना काम चलाने भर जो कर लिया। ठीक है। अब देखिए ऋग वैदिक समाज में, अगला पॉइंट लिखिए, ऋग वैदिक समाज में गाय जिसको गऊ बोलता है, गऊ कैसे गऊ लिखते हैं, गौ लिखते हैं, गौ ऐसे ना, गौ। गऊ शब्द से अनेक शब्दों का, गऊ शब्द से अनेक शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जिससे हमें यह पता चलता है कि गऊ या गाय अत्यधिक महत्वपूर्ण रही होगी। गऊ शब्द से अनेक शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जिससे हमें यह पता चलता है कि गौ या गाय अत्यधिक महत्वपूर्ण रही होगी। महत्वपूर्ण मतलब गाय, काऊ जो है मस्ट हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट। गऊ अत्यधिक महत्वपूर्ण रही होगी। ठीक है। जैसे कि करके एग्जाम्पल लिख लीजिए कि गऊ शब्द से कौन कौन सा शब्द आया है। जैसे कि हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, आप जितना भी आपको यूज़ करना हो कर सकते हैं। देखिए गविस्थी ऐसे लिखेंगे, गविस्थी। देखिए ऊपर में अंग्रेजी भी लिखे हैं, गविस्थी। ठीक है। फिर गवेषणा, देखिए ये दोनों शब्द गऊ से आया है, और ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है तो पता है, युद्ध के लिए। ये दोनों ही शब्द गविस्थी या गवेषणा वॉर के लिए, ये टर्म, जैसे युद्ध, हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम गविस्थी करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं। और गविस्थी जो शब्द है, युद्ध जो शब्द आया यहाँ पर, जो उसके लिए जो यूज़ हो रहा है, उसका बेसिक वर्ड क्या है, गऊ से ही। देखिए गविस्थी, गऊ को कैप्चर करने जा रहे हैं, गौधन को ही आपको वो लूटने जाते थे ना। फिर आपको जो ट्राइबल चीफ होता था उसके लिए टर्म यूज होता है जनस्य गोप या फिर गोपति। टर्म हम लोग याद है किए थे, गोपति राजा जो होता था उसको गोपति बोलते थे। और अगेन गो जो वर्ड है वो गौ से आया है। ठीक है। हम जैसे एग्जाम्पल लेकर के बहुत सारे लिखवा रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल मतलब गौ हम लिखवाए ना कि गौ शब्द से बहुत सारे शब्द बने हैं, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गौ बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। हम कुछ आपको बस एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आपको जिस भी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको याद रहे 2-3 एग्जाम्पल यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। बेटी के लिए वर्ड यूज़ होता था दुहित्री। छोटी ही होगा कि किसी में बड़ी भी होगा। ठीक है। और दुहित्री मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, गाय दूहा जाता है, गाय दूहते हैं।
ये मतलब जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें गाय धोने का जो कर्तव्य था वो बेटी का होता था, बेटी गाय धोती थी, बेटी गाय धोती थी। और इस कारण से बेटी के लिए क्या टर्म यूज़ हो रहा है, दोहित्री। ठीक है, बहुत टर्म है। गोजीत, जीत में बड़ी ई होगा ना, गोजीत, गोजीत टर्म यूज होता था हीरो के लिए। साउथ का हीरो होता है ना, लड़ाई वड़ाई करके लेके आ गया सारा चीज लूट करके, तो उसके लिए टर्म यूज होता था गोजीत। बहुत सारा टर्म है इसमें, हम तो बहुत सारा लंबा लिखे हैं, आप लोग का समय वेस्ट होगा। ठीक है, तो गाय का इंपॉर्टेंस बेसिकली आप इस तरह से दिखला सकते हैं उस समाज में। और गाय का इकोनॉमिक वैल्यू था ना, गाय इकोनॉमिक एसेट है। पशुधन सबसे इंपॉर्टेंट धन था, सोर्स ऑफ वेल्थ था। ठीक है, बोलिए। हाँ, पशुधन भी बताए ना कि गाय के लिए इकोनॉमी से रिलेटेड बता रहे थे, इकोनॉमी धन है ये। पशुधन जो है आर्थिक धन, मतलब आर्थिक वेल्थ है ना, इकोनॉमिक वेल्थ है ना जी। अच्छा, किसी इंसान के पास आज के समय 1000 गाय है मान लीजिए, वो इंसान छोटा मोटा इंसान होगा? हाँ, एक एक गाय का दाम 50,000 रुपया। देखिए, जमीन हम लोग अपने तरीके से सोचते हैं ना, आज के समय जो ज़मीन का वैल्यू है उस समय उस तरीके से नहीं होता था। ज़मीन का वैल्यू मतलब जैसे आज के समय में क्या है, अगर हमको मिल जाए मौका तो हम तो पूरा रांची हड़प ले, हैं? लेकिन उस समय था कि क्या करोगे रांची हड़प करके, कोई उसका। आज के समय में तो ज़मीन, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है तो ज़मीन का कुछ ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है और उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। और वो बेसिकली अंग्रेज लोग के आने के बाद से हुआ है, अंग्रेज लोग के आने के पहले वैसा चीज़ नहीं था। चलिए कोई नहीं, आगे लिखिए। खेती का ऋग्वेद में बहुत कम जिक्र है। हाँ, पैराग्राफ चेंज कीजिए। खेती का ऋग्वेद में बहुत कम जिक्र है तथा यह एक सहायक गतिविधि, मुख्य गतिविधि नहीं, सहायक गतिविधि। तथा यह लिखे होंगे ना, खेती के ऋग्वेद में बहुत कम जिक्र है। और उसके बाद हम कुछ नहीं बोले थे, बहुत कम जिक्र है के बाद नहीं, सहायक मत लिखिए। तथा यह लिखे हैं ना, बोले हैं ना, तथा यह एक सहायक गतिविधि थी, सब्सिडियरी एक्टिविटी थी। तथा यह एक सहायक गतिविधि थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका एक वो आपको रीजनिंग बता सकते हैं, आपको लिख दे रहे हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट नहीं था खेती कम इम्पोर्टेंट था, पशुपालन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न है कि ये जो काल था, ये जो ऋग्वैदिक काल था वो चालकोलिथिक पीरियड था, कॉपर एज था, कांस्य काल था। कॉपर एज क्या बोलते हैं हिंदी में आप लोग? कॉपर ब्रॉन्ज एज, ताम्र पाषाण काल या फिर कांस्य काल, बहुत ये वो सब टर्म यूज़ कर सकते हैं। हम आपको बताए थे, एक तो बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड, सेम पीरियड के लिए। दूसरा बोलते हैं कॉपर एज, मतलब कॉपर एज को क्या बोलेंगे? ताम्रकाल, ताम्र पाषाण काल, कॉपर स्टोन एज ही बोल सकते हैं। इसको काल बोलेंगे, इसको ताम्र पाषाण काल बोलेंगे। एक ही काल का सब अलग अलग नाम है। या फिर ब्रॉन्ज एज ही बोल सकते हैं। ठीक है, और ये सिमिलरली हिंदी में भी इस तरह से आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये ऋग्वैदिक काल था ये वाला काल था। ठीक है,
आपको हम एक बार समझा देते हैं कि इस काल का क्या सिग्निफिकेंस है। या ये सबसे पहले मनुष्य जो है पत्थर का प्रयोग करना शुरू किए, पत्थर का। और जब पत्थर का प्रयोग करना शुरू किए तो उसको बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल। सबसे पहले पत्थर से औजार बनाने लगे, औजार जो बना वो पत्थर से बना। फिर जो दूसरा जो मटेरियल सामान जिससे औजार बना वो था कॉपर और ब्रॉन्ज। तो उसके बाद ये वाला काल आया, ठीक है, सेकंड में। और फिर इसके बाद फिर लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज हुई। और फिर आयरन एज, लौह काल, लौह काल बोलते हैं आप लोग आयरन एज को, लौह काल, लौह युग, लौह युग आया उसके बाद। कॉपर और ब्रॉन्ज, कॉपर का इस्तेमाल आज के समय में क्या चीज़ में होता है पता है आप लोग को? वायर में, हैं? और कॉपर और लोहा को आप कंपेयर कीजिए, कौन ज़्यादा मजबूत होता है? मजबूत कौन ज़्यादा होता है? आप लोग कॉपर कैसे बोल रहे हैं? कॉपर ज़्यादा मजबूत कैसे होगा लोहा से? अरे कॉपर का वायर को तो ऐसे ऐसे मोड़ करके हम लोग तो वो कर देते हैं, तोड़ वोड़ देते हैं। या फिर चलिए वो तो लोहा को भी तो मोड़ वोड़ करके तोड़ देंगे, लेकिन ज़्यादा मुश्किल लगता है लोहा को तोड़ने में। लोहा का जो पतला वाला वायर आता है उसको तोड़ने के लिए पूरा हालत ख़राब हो जाता है। पतला सा वायर आता है जो वो छड़ वड़ बांधने के लिए यूज़ होता है, लोहा वाला। लेकिन अगर आप इस तार से निकालिए और उसको एक आध बार मारी मतलब कीजिएगा ना, टूट जाएगा वो। कॉपर कमज़ोर होता है लोहा से। तो खेती में कॉपर की ज़्यादा उपयोगिता थी नहीं, क्योंकि उससे हल वल चलाना और बाकी सारा चीज़ करना वो काम नहीं आता था, ठीक है। तो चूँकि ये काल ब्रॉन्ज एज था या ताम्र पाषाण काल था, आयरन की उपलब्धता नहीं थी, इसलिए एग्रीकल्चर ज़्यादा विकसित नहीं था, महत्वपूर्ण नहीं था। देखिए हाँ, वो अलग डिवीजन, पूरा पाषाण किसमें? नहीं, वो पूरा पाषाण, अब तो पूरा पाषाण वो पैलियोलिथिक हुआ, मेसोलिथिक हुआ या फिर नियोलिथिक हुआ? पूरा पाषाण क्या हुआ? सबसे पहले वाला पाषाण को पूरा पाषाण बोलते हैं ना, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक वो उनके 1000 साल, मतलब 1000 नहीं, 20-25 हज़ार साल पहले का बात है। पैलियोलिथिक एज यहाँ पर बहुत पहले ख़त्म हो गया था। कौन? मीट पर और जो थोड़ा मोड़ा जो आपको खेती होता था उस पर, और गैदरिंग का भी काम होता होगा कुछ, वो तो आज भी होता है। लेकिन वो लोग वो पूरा गैदरिंग वाले लोग नहीं थे। आपको मीट और ये एग्रीकल्चर तो होता ही था, सहायक गतिविधि थी, नहीं होती थी ऐसा थोड़े बोल रहा है कि नहीं होती थी, ठीक है। और सहायक गतिविधि होने का कारण क्या है वो लिखिए। कॉपर या फिर तांबा का खेती में ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, तथा तांबे का खेती में ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, तथा इस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे की खोज नहीं हुई थी, जिस कारण से खेती का महत्व कम था। ठीक है। लेकिन आप एग्रीकल्चर वाले एस्पेक्ट को हम लोग बताएंगे कि एग्रीकल्चर होता तो था, और उसमें एक आधा पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं। देखिए R.N. नंदी एक हिस्टोरियन इतिहासकार हैं, R.N. नंदी, R.N. नंदी एक इतिहासकार हैं।
वो खेती से रिलेटेड जो टर्म है ऋग्वेद में, उसको आपको अलग करके उसका मीनिंग बताए हैं कि ये क्या चीज़ मीन करता है। अकॉर्डिंग टू आर्यन नंदी के अनुसार ऋग्वेद में किन शब्दों का जिक्र है, ऋग्वेद में किन शब्दों का जिक्र है? आर्यन नंदी के अनुसार ऋग्वेद में किन शब्दों का जिक्र है? तो देखिए, पहला शब्द है वप। वप, और वप का मतलब होता है बुआई। बुआई हम सही लिखे हैं ना? अब बुआई समझ रहे हैं ना? धान का बुआई, जब सीड जो हम लोग सो करते हैं, और उसके लिए शब्द होता था इस्तेमाल वप। फिर दूसरा शब्द था कृष, और इसका मतलब कृषि। ठीक है, कृष इसका मतलब होता था नहीं सॉरी, कृषि मत लिखिए, इसका मतलब होता था जुताई। जो कल्टीवेट करते हैं ना, ज़मीन को कोड़ते हैं ना, उसको जुताई बोलते हैं ना। तो उस कृष शब्द होता था इसके लिए इस्तेमाल। ठीक है, और एक आध शब्द हम और मेंशन कर देते हैं। फिर एक शब्द है खनित्र। खनित्र, और खनित्र का मतलब होता है कुदाल। कुदाल समझ रहे हैं? ठीक है, ये एग्जाम्पल आप 3 खराब है 4 लिख दें। 3 हम लोग घर में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। चलिए फिर आगे बढ़िए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऋग्वेद के मंत्रों में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ऋग्वेद के मंत्रों में हमें जमीन को खेती लायक बनाने का जिक्र मिलता है। जमीन को खेती लायक बनाने का जिक्र मिलता है। ठीक है, लायक बनाने का जिक्र मिलता है। तथा उर्वरक जमीन, उर्वरक भूमि की कामना का भी जिक्र मिलता है। तथा उर्वरक भूमि की कामना का भी जिक्र मिलता है। समझ रहे हैं आखिरी वाला पॉइंट, कि हमको फर्टाइल लैंड मिल जाए, इंद्रदेव मेरे को ज़मीन दे दो, फर्टाइल लैंड दे दो, उस तरह से प्रेयर मिलता है उसमें ऋग्वेद में। ठीक है, युद्ध पशुधन तथा जमीन दोनों के लिए लड़ा जाता था। युद्ध पशुधन तथा जमीन दोनों के लिए लड़ा जाता था। ठीक है, देखिए जो अब हम लोग ऋग्वैदिक काल में हैं, आप लोग ऋग्वैदिक समाज का बात कर रहे हैं, तो देखिए अब अगेन हम एक बार आपको ऋग्वैदिक समाज के बारे में, मतलब सॉरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जब सवाल आएगा तो आप अगेन ऋग्वैदिक काल का इंट्रोडक्शन दीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा। वो सब सिंधु वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में था ऋग्वैदिक काल, ध्यान में है ना? सब सिंधु वाले क्षेत्र में, वो डायग्राम बनाइएगा। अब ये जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र समझ रहे हैं आप, मैप में इमेजिन कर पा रहे हैं ना? वो जो क्षेत्र था वहाँ पर वर्षा कम होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता का जो खात्मा हो गया, उसका डिक्लाइन, जो हड़प्पा का जो डिक्लाइन हुआ, उसका अलग अलग रीज़न दिया जाता है। और उसमें एक ये भी रीज़न दिया जाता है कि ये वाला जो क्षेत्र था, सब सिंधु वाला क्षेत्र, वो शुष्क क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, एरिड रीजन बन गया।
तो अब ये जो वैदिक समाज है वो तो 1800 BC के बाद आया था। तो जब 1800 BC में वो ड्राई हो गया था वो क्षेत्र, तो 1500 BC में भी ड्राई होगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो था आपको कम वर्षा वाला क्षेत्र था। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि जो सिंधु और हक्कर घाघरा जो नदियाँ थी वो अपना रास्ता बहुत फ्रीक्वेंटली बदलती थी। नदी अपना रास्ता बदलती है, पता है। झारखंड में तो हमको नहीं लगता है ज़्यादा देखे होंगे, आप लोग भी कभी कहीं कहीं देखे होंगे। बिहार में तो हमको लगता है आसानी से मिल जाता है। हाँ दामोदर भी बंगाल में जाकर के बहुत तबाही मचाती होगी। यहाँ पर तो वैली से गुजर रही है तो यहाँ पर पत्थर को नहीं कुछ कर पाती है, लेकिन वहाँ जब प्लेन में आती होगी तो फिर वहाँ पर भी वो भी दामोदर को भी बंगाल का शोक बोला जाता है ना। कोसी बिहार का शोक, दामोदर बंगाल का शोक। तो वहाँ पर आपको बार बार रास्ता बदलती होगी। ठीक है, उस समय ऐसा अनुमान लगाते हैं। ये दो कारण से जो वहाँ पर जो कृषि होती थी वो स्थानांतरित कृषि होती थी। स्थानांतरित कृषि समझ रहे हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कृषि का नेचर क्या था लिखिए। इस समय खेती मुख्यतः स्थानांतरित कृषि होती थी। हाँ लिखेंगे इसके, अब क्यों होती थी उसमें लिखेंगे, ये लिखिए। तो इस समय कृषि स्थानांतरित कृषि होती थी जिसमें जंगल को जलाकर ज़मीन साफ कर कृषि का कार्य किया जाता था। स्थानांतरित कृषि होती थी जिसमें जंगल को जलाकर ज़मीन को साफ कर कृषि का कार्य किया जाता था। ठीक है, यह कंप्लीट नहीं हुआ आप लोग का, किया जाता था। ठीक है, लिख लिए ना। यह क्षेत्र कम वर्षा वाला क्षेत्र था। तथा इस क्षेत्र में पाए जाने वाली नदियाँ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली नदियाँ, ब्रैकेट में लिखिए सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, जो पंचनद है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ तथा घग्गर हाकरा तथा घग्गर नदी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। घग्गर नदी लिखने के बाद घग्गर नदी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली नदियाँ अक्सर अपना रास्ता बदलते रहती थी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। चूँकि लिखना कोई दिक्कत है? चूँकि लिखने में आप लोग यूज़ करते हैं ना हिंदी में, हाँ? चूँकि इस समय के लोग पशुपालन तथा स्थानांतरित कृषि पर निर्भर थे, इसलिए ऐसा माना जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि
यह लोग घुमंतु खानाबदोश जिसको आप लोग बोलते हैं, घुमंतु खानाबदोश भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, अथवा अर्धघुमंतु सेमी नोमैडिक अर्धघुमंतु जीवन व्यतीत करते होंगे। ठीक है, तो ये पैस्टोरलिज्म इम्पॉर्टेंट था, मतलब पशुपालन इम्पॉर्टेंट था, खेती सेकेंडरी एक्टिविटी थी, और बेसिकली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो रहा था। और ये दोनों चीज़ को आपको देखते हुए, और रीज़न आपको खेती क्यों कैसे हो रहा था वो तो बताइए, ये दोनों चीज़ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग जो हैं घुमंतु जीवन स्पेंड करते थे। ठीक है, हाँ ये तो किसी को नहीं पता बहुत सारा अलग अलग कारण बताया जाता है। हाँ हाँ, तो जब हजारों इतिहासकार लोग उसका पता नहीं लगा पाए तो हम लोग क्या चल रहा है। देखिए, आपको अलग अलग फ्लडिंग वाला एक मतलब अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग चीज़ बुलाता है। जैसे अगर हड़प्पा का जो डिक्लाइन का अगर हम लोग रीज़न देखें तो 6-7 रीज़न बोला जाता है। ठीक है, पहला रीज़न में आर्यों का आक्रमण, हम लोग एक रीज़न बोलेंगे। आर्य लोग मतलब बाहर से लोग आए और यहाँ के लोगों को लड़ाई करके हरा दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, दूसरा रीज़न में हम लोग बोल सकते हैं कि आपको ये बाढ़, सीक्वेंस आप इधर भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। इसका एविडेंस हम लोग को मोहनजोदड़ो और कुछ कुछ जगह मिलता है कि आपको जो वहाँ का जो सेटलमेंट है उसको ऊंचा किया गया है बार बार। और ऊंचा क्यों किया जाएगा ज़मीन को? पानी जो है आपको मतलब ज़मीन मतलब घर के लेवल पे आ जा रहा होगा बार बार बाढ़ आने से, तो उसको ऊंचा किया गया है। जो कंसिक्यूटिव जो कंस्ट्रक्शन हुआ है आगे चल करके जो उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है। तीसरा बोला जाता है कि ये जो एरिया है सूखा पड़ गया, एरिडिटी। आज भी आप इस रीजन को देखते हैं तो ये ड्राई रीजन है। हड़प्पा में आपको राजस्थान, पंजाब और इंडिया का राजस्थान, पाकिस्तान का चोलिस्तान, जो थार डेजर्ट जो पाकिस्तान में पाया जाता है उसको चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, फिर आप पंजाब और उसका भी उधर चले जाइए तो बहुत ज़्यादा आपको वो ये नहीं है, रेनफॉल वाला एरिया नहीं है। पंजाब में आपको नदी बढ़िया है, हिमालयन नदी, इस कारण से पानी की उपलब्धता है, लेकिन वर्षा की उपलब्धता ज़्यादा नहीं है। एरिड रीजन है, ड्राई रीजन है। तो तीसरा रीज़न आपको एरिडिटी बोला जाता है। चौथा रीज़न आपको इकोलॉजिकल चेंज, इकोलॉजिकल चेंज बोला जाता है। हमको लगता है एक पांचवा रीजन आपको अर्थक्वेक भी बोला जाता है, भूकंप। शायद हमको एक बार देखना पड़ेगा दोबारा जा करके। तो एक कारण भूकंप बोला जाता है। अब इसमें से क्या चीज़ को कैंसिल कर दिया गया है? तो पहला वाला चीज़ को तब नहीं माना जाता है कि ये कोई रीज़न नहीं था, ये कोई कारण नहीं था। इस कारण को कहीं किस लोकेशन वाइज जहाँ बाढ़ आती थी उस एरिया से लोग शिफ्ट हो गए बाढ़ आने के कारण से, डेजर्ट कर दिए उस एरिया को। शहर जो था वो खाली हो गया, बार बार बाढ़ आ जा रहा है तो छोड़ करके दूसरी जगह चले गए कुछ पर्टिकुलर रीजन में। दूसरे रीजन में आपको एरिडिटी का ही बात किया जाता है कि पहले जो है आपको अच्छा खासा हरा भरा क्षेत्र था, अब जो है शुष्क क्षेत्र हो गया, ड्राई एरिया हो गया है। वहाँ पर आपको जीवन ज़्यादा अब नहीं मिलता है, पेड़ पौधे कम हो गए, खेती मुश्किल है। का इकोलॉजिकल चेंज भी आपको देख सकते हैं, जो आपको जो इकोलॉजी है उसका बदला, वहाँ का जो वातावरण है और जो क्या बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र है उसमें परिवर्तन आया, वहाँ का लाइफ जो है डिसरप्ट हो गया, उसी कारण से भी वहाँ डिज़र्ट कर दिया। तो हाँ
बीमारी वाला पॉइंट 6-7 पॉइंट है इस तरीके से। हाँ हाँ, मोहनजोदड़ो तो हड़प्पा का ही हिस्सा था। हाँ, माउंट ऑफ द डेड। हाँ, मतलब ये कहीं पर मिला था वैसा, एक्सकेवेशन में बॉडी मिला था, मतलब स्केलेटन मिला था। वैसे बॉडी कहाँ से मिलेगा? देखिए, लड़ने वाला जो पॉइंट है उसमें मिला है, तो मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो बॉडीज़ मिले हैं वो बहुत ही मतलब कम मिले हैं। जब युद्ध होता है तब तो लाखों की संख्या में लोग मरते हैं ना, हज़ारों की संख्या में लोग मरते हैं। 2, 4, 5 बॉडी मिलना वो युद्ध का सिंबल नहीं है, प्रमाण नहीं है। तो वहाँ पर जो बात है, लेकिन आप अगर ये सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए डिक्लाइन। हम अपने लिए जब प्रिपेयर किए थे तो हम प्रिपेयर किए थे ये डिक्लाइन को लेकर के, क्योंकि हम अपने तरफ तो कोई रिस्क नहीं लेने वाला मेरा है। अब आप लोग के साथ क्या है कि आप लोग को तो हमको लिमिटेड टाइम में करवाना है, आपको हम ज़्यादा लंबा भी करवाएंगे तो फिर बोलिए कि अरे अभी तक तो हड़प्पा में ही अटके हुए हैं। और आप लोग मतलब ये भी आप मेरे को वो ये बताइए, जब से हम लोग शुरू किए हैं हमको नहीं लगता है हम बहुत मतलब वो काफ़ी तेज़ी से आपका ये होते मतलब टॉपिक कवर होते हुए चला है, और उसके बावजूद हम लोग अभी तो ये सब चीज़ जल्दी और ऐसे नहीं है एक दिन में ख़त्म कर देना। अब एक चीज़ बोला जाता है, एक कहावत है, हड़बड़ी का काम शैतान का। हड़बड़ी तो ऐसे कभी नहीं दिखला। आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, आप वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं अच्छे से मेहनत करके, लेकिन हम 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाई करके हाँ हम बढ़िया आंसर लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक बात होता है यूपीएससी और जेपीएससी में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो यूपीएससी कैंडिडेट्स का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है, जेपीएससी कैंडिडेट का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। यूपीएससी का जो तैयारी करता है वो यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखने से पहले मेंस का तैयारी कर चुका होता है, मतलब मेंस का तैयारी ही वो पहले करता है, फिर प्रीलिम्स का, मतलब उसी के साथ साथ वो प्रीलिम्स का तैयारी करता है। तो पूरा सिलेबस उसका प्रीलिम्स के पहले ख़त्म रहता है, और उसके बाद वो क्या करता है कि वो बेसिकली बस रिवीजन करता है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करता है। राइटिंग प्रैक्टिस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो जेपीएससी के जो कैंडिडेट हैं, मेंस का 95% जो कैंडिडेट हैं, 95 या 99% जो कैंडिडेट हैं, उनको मेंस का सिलेबस प्रीलिम्स के पहले तो पता नहीं रहता है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने तक में। जिसको सिलेबस नहीं पता है, जिसको कुछ नहीं पता है, उसको 1 महीना में पढ़ा करके हम कुछ नहीं बना सकते हैं। और जो ऐसा बोलता है कि हम कर सकते हैं, वो अपने आप से झूठ बोलता है, आपसे झूठ बोलता है। हम लोग चलिए, हम लोग कहाँ पर क्या लिख रहे थे ये हमको बस बता दीजिए। अच्छा, ये नोमैडिक और सेमी नोमैडिक लाइफ ना। अच्छा ठीक है, चलिए अब तो आपके अगला क्लास है ना।